हमारा लेक्चर 2 चैप्टर 4 द मौर्यन एम्पायर का। इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। वहाँ पर जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी ये देखते हैं। ठीक है, पहला है डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू 4 प्रोविंसेस, मतलब 4 स्टेट्स में पूरे मौर्यन एम्पायर को डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स, मतलब 4 जो स्टेट्स थे उनकी कैपिटल कौन कौन सी है। ईस्ट में तो साली, मतलब ईस्ट साइड में जो था मौर्यन एम्पायर, जो स्टेट था उधर का, उसकी कैपिटल क्या थी, तो साली। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन कहाँ की है, वेस्ट साइड की। मौर्यन एम्पायर में जो वेस्ट साइड का मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर जो पूरा किंगडम था वेस्ट साइड, उसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन। और साउथ साइड की है स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी कहाँ की है, साउथ की। और नॉर्थ की थी तक्षशिला। ठीक है, सन में आया। हेड कुमार रॉयल प्रिंसेस, मतलब जो स्टेट में हेड होते थे, मेन हेड होते थे, वो कौन थे, कुमार रॉयल प्रिंस। कुमार मतलब रॉयल प्रिंस। रॉयल प्रिंस कौन होते थे, जो भी रूल कर रहा है, ठीक है, जो किंगडम में जो किंग है, उनके सन जो है वो वहाँ पर रूल करते थे। ठीक है, जैसे बिंदुसार ने तक्षशिला का और उज्जैन का गवर्नर किन्हें बना दिए थे, अशोका को। सेम वैसे ही, ठीक है, वही कौन हेड होते थे इन स्टेट्स में जो कैपिटल्स है, वहाँ पर कुमार मतलब रॉयल प्रिंस, जो किंग के सन थे, वो सब ही यहाँ पर रूल करते थे, उनके अंडर में वो गवर्न करते थे। महामात्यास एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो ये स्टेट्स हैं, जो कैपिटल्स हैं, वहाँ पर कुमार होते थे, रॉयल प्रिंस होते थे, और उनके साथ महामात्यास जो थे और मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, जो मंत्री परिषद है, मिनिस्टर है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और महामात्यास, ये सब लोग इनके साथ में थे, इन्हें गाइड करते थे। ठीक है, पूरी हेल्प करते थे उस मतलब उस किंगडम में, उस स्टेट में रूल करने के लिए। सन में आ रहा है एम्पायर को 4 प्रोविंसेस मतलब 4 स्टेट्स में डिवाइड कर दिए थे। ईस्ट साइड का जो स्टेट था वहाँ की कैपिटल है तोसाली। वेस्ट साइड के जो स्टेट्स थे उसकी कैपिटल है उज्जैन। साउथ की जो स्टेट्स थी उसकी कैपिटल क्या है, स्वर्णगिरी। एंड जो नॉर्थ साइड की कैपिटल थी, जो नॉर्थ स्टेट था, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। और हेड कौन होते थे इन सब जगहों पर, कुमार मतलब रॉयल प्रिंस। और उन्हें महामात्यास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स वगैरह उन्हें हेल्प करते थे, उन्हें रूल कैसे करना है उन्हें गाइड करते थे। समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट्स का। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब मौर्यन एम्पायर जो किंग थे वो देखभाल कैसे करते थे, अपने स्टेट की देखभाल कैसे करते थे, वहाँ पर कल्याण कैसे करते थे, मतलब कौन कौन सी चीज़ जो है बनाते थे जिससे पब्लिक की हेल्प हो सके। ठीक है, जैसे वो बहुत सी सर्विसेज देते थे, जैसे सच एज रोड्स विद शेडी ट्रीज, मतलब रोड्स जो बनी हुई हैं वहाँ पर साइड में, रोड के साइड में ट्रीज लगे हुए हैं। ठीक है, जिससे कोई भी अगर मैन है वो अगर थक गया है, धूप काफ़ी है, तो वो ट्री के नीचे मतलब ट्री के शैडो के नीचे बैठ सके, रेस्ट कर सके। और क्या है, वेल्स एंड मिल स्टोन्स, मतलब पब्लिक प्लेस में वेल्स बना दिए, कुआं बना दिए, जिससे पब्लिक को वाटर की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और माइलस्टोन्स क्या है, जिसमें जो ग्रेन्स को पीसते थे, ठीक है,
स्टोन थे, जैसे ये स्टोन की है, ये 2 स्टोन की है, और इसमें ग्रेन्स डालते थे जिससे वो फ्लोर के फॉर्म में बाहर निकलता था ग्रेन्स, ठीक है। और हॉस्पिटल्स फॉर मैन एंड एनिमल्स, हॉस्पिटल्स बनवाए मैन और एनिमल्स के लिए। हॉस्पिटल्स मतलब जैसे अभी हॉस्पिटल है, उस टाइप का हॉस्पिटल नहीं था, मतलब वहाँ पर जो भी मतलब जो उस टाइम के डॉक्टर्स होते थे, जिस टाइप के जो नेचर से बनी हुई दवा यूज़ करते थे, औषधि वगैरह, उससे उनका इलाज करते थे, ठीक है। अब वो दोनों के लिए था, मैन के लिए भी और एनिमल्स के लिए। इरिगेशन कैनल्स बनाए थे जिससे वाटर जो है उनके फील्ड तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं था कि वेल से उस फील्ड की सिंचाई कर देना, ठीक है। तो जो भी रिवर थी वहाँ आसपास की, वहाँ से कनेक्ट करके फील्ड तक कैनल्स बना दिए थे, जिससे पब्लिक को जो इरिगेशन करते थे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी। वहाँ पर पूरे फील्ड में वाटर, जब भी वो चाहते थे इस फील्ड में पानी वाटर चाहिए, तब वो प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है, स्टेट वॉज बेनेवोलेंट इन कैरेक्टर। मौर्यन एम्पायर में जो स्टेट्स थे वो उनका नेचर कैसा था, मतलब कैरेक्टर कैसे था, बेनेवोलेंट मतलब जो वहाँ पर स्टेट थे, वहाँ पर जो रूल कर रहे थे किंग जो है, और जो पब्लिक थी वो काफ़ी ज़्यादा, उनका नेचर जो है बहुत अच्छा था, मतलब दयालु था, ठीक है। उस टाइप से था। वहाँ पर जो किंग है वो भी बहुत अच्छे थे, जो पब्लिक है वो भी बहुत ही दयालु थी। तो वहाँ का जो कैरेक्टर था पूरे स्टेट का, वो कैसा था, बेनेवोलेंट मीन्स दयालु। समझ में आ रहा है। वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट की वेलफेयर कैसे देखभाल करते थे, कैसे हेल्प करते थे। जैसे रोड्स बना दिए, रोड्स के साइड में ट्रीज लगा दिए, वेल्स, माइलस्टोन्स, हॉस्पिटल्स फॉर मैन एंड एनिमल्स, इरिगेशन कैनाल्स बना दिए। ये सब और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने, मतलब जो किंग थे वो हेल्प करते थे पब्लिक के लिए। समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले साउथ एशिया में ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मतलब हुआ था, ठीक है। इकोनॉमिक में मतलब कलेक्शन, पैसा इकट्ठा करना, ये सब था। उस टाइम में पैसे, रुपया नहीं चलते, उस टाइम में कॉइन्स वगैरह, ज्वेलरी, ये सब चलती थी, मतलब जो मेटल्स थे यूज होते थे वो। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड कैसे करना है, कॉमर्स कैसे, मतलब ट्रेडिंग कैसे करना है, एक सामान से एक सामान को दूसरी जगह कैसे ट्रेड करना है, कैसे पहुंचाना है। कॉमर्स मतलब किसी चीज़ को बेचना कैसे है, उससे पैसे का मतलब, ठीक है, उससे कॉइन कैसे से कलेक्ट होंगे। ये सब पहली बार साउथ एशिया में ही हुआ था, और उसी से फिर धीरे धीरे पूरी जगह पर ये फैल गया था। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे, मतलब ट्रेडिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे थे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, उतना ही ज़्यादा वो ट्रेड कर रहे थे। फार्मर्स फ्रीड ऑफ टैक्स एंड क्रॉप कलेक्शन बर्डन मतलब फार्मर्स जो थे वो सिर्फ फार्मिंग करते थे, वो इस चीज़ से फ्री थे, टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब बर्डन से वो फ्री थे। टैक्स जो फार्मर्स हैं या पब्लिक से ही क्रॉप कलेक्ट करना, जो फार्मर्स हैं उनसे क्रॉप कलेक्ट करना, और जो पब्लिक है उनसे टैक्सेस लेना, ये सब फार्मर्स जो थे वो इन सब चीज़ों से फ्री थे, ठीक है। फेयर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन अर्थशास्त्र, फेयर सिस्टम मतलब पूरा सही से टैक्स कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ठीक है, कब लेना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी,
कौटिल्य ने। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स नोन एज युक्ताज। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो टैक्स कलेक्ट होते थे, उससे फार्मर्स जो थे वो फ्री थे। और कलेक्ट कौन करता था रेवेन्यू को, टैक्सेस को? रेवेन्यू ऑफिसर्स। उसके लिए अलग से ऑफिसर्स बनाए थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, और उन्हें क्या कहते थे? युक्ताज। रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्या कहते हैं? युक्ताज। उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर में जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन्हें रेवेन्यू मतलब एक स्पेसिफाई किए थे, ऑफिसर्स बनाए थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, और उन्हें क्या कहते हैं? युक्ताज। मौर्यन एम्पायर में क्या कहते थे? युक्ताज। ठीक है। चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश सिंगल करेंसी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे इंडिया में सिर्फ एक सिंगल करेंसी ही इस्टेब्लिश किए हुए थे। ठीक है। जैसे कोई एक कॉइन है, उसे इस्टेब्लिश किए हैं, उस टाइप का कॉइन, तो पूरे इंडिया में उसी तरह की ही करेंसी पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश थी। मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी ट्रेडिंग, कॉमर्स, जो भी था इकोनॉमिक सिस्टम, वो सब सिर्फ सिंगल जो करेंसी थी उसी से हो रही थी। ठीक है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला जो ट्रेड और कॉमर्स कहाँ पर हुआ था? साउथ एशिया में। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। फार्मर्स किससे फ्री थे? टैक्स और क्रॉप कलेक्शन के बर्डन से, कि क्रॉप कलेक्ट करना है, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और फिर किंग तक पहुंचाना है, इन सब चीज़ों से फ्री थे। अर्थशास्त्र में पूरा एकदम सही से लिखा हुआ टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। और कलेक्ट कौन करते थे? रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन्हें युक्ताज कहते हैं। और चंद्रगुप्त ने सिंगल करेंसी पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश की हुई थी। समझ में आ रहा है? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ क्या है? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जस्टिस कैसे होता था ये देखते हैं। मतलब न्याय कैसे होता था। कोई मैन पब्लिक में कोई गलत कर दिया, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट कैसी मिलती थी ये देखते हैं। या फिर कोई केस हुआ, वो कैसे सॉल्व होता था ये। महामत्राज एंड रजुकस, मतलब एक तरह से जस्टिस के लिए वहाँ पर महामत्राज एंड रजुकस ऑफिसर्स की, जैसे ऑफिसर होते हैं उस टाइप से उन्हें कहते थे महामत्राज एंड रजुकस। जैसे युक्ताज था जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, ठीक है, वैसे ही जो जस्टिस में जो केस है उसमें हेल्प करते थे उनकी, महामत्राज एंड रजुकस कहते थे। पेटी केसेस डिवाइडेड बाय विलेज हेडमैन, पेटी केसेस डिसाइडेड बाय विलेज हेडमैन। कोई पेटी केसेस मतलब कोई लिटिल केस हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा केस नहीं है, छोटा सा केस है, तो वहाँ पर उस विलेज में जो हेडमैन होते थे या फिर जो एल्डर्स होते थे, घर के फैमिली के जो एल्डर्स होते थे, वो उस केस को सॉल्व करते थे। नेक्स्ट है सेवर केसेस, मतलब जो बहुत ही सेवर केस हुआ, जो बहुत बड़ा केस हुआ, तो उसमें क्या किंग खुद अपने जो भी उसने पनिशमेंट देना रहता है, या फिर जो केस उसमें दोनों तरफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सुनते थे, ठीक है, देखते थे, और जो भी दोषी होता था, जो गलत होता था, उसे पनिशमेंट किंग खुद देते थे। ठीक है। अभी थर्ड में इकोनॉमी में, उसमें एक पॉइंट और है, जो आर्मी थी वहाँ की, ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर में जो आर्मी थी, उन्होंने पूरे बैंडिट्स मतलब जितने भी डाकू वगैरह थे उन्हें भगा दिए थे, और जो और भी लोग थे, ठीक है, जो बैड वर्क्स कर रहे थे, ठीक है, उन सब लोग को भी हटा दिए थे। और जैसे कुछ लोग भी ऐसे थे जो एक स्पेसिफाइड एरिया में अपने को हेड मानते थे, ठीक है, और उस पब्लिक से वही करवाती थी जो वो चाहते थे, ठीक है, जैसे कोई ये चीज़ हमें चाहिए, जैसे डाकू होते हैं वैसे ही करते हैं, एक छोटे से एरिया को अपने अंडर में कर लिए, उसके बाद वो पब्लिक से वो जो चाहते थे वो करवाते थे, जो भी उन्हें चाहिए
वो उनसे लेते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी मौर्यन एम्पायर में इन सब चीज़ों के उनको हटा दिया गया था। ठीक है, उन्हें पनिशमेंट दी गई और उन्हें बाहर निकाल दिए। आर्मी कैसी थी ये देखते हैं। मौर्यन एम्पायर में 6 लाख फुट सोल्जर्स थे। मौर्यन एम्पायर में 6 लाख फुट सोल्जर्स मतलब जो सोल्जर्स जो लैंड में रहकर जो वॉर करते थे, फाइट करते थे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सोल्जर्स कितने थे? 6 लाख। 30,000 कैवेलरी मतलब जो हॉर्स में चढ़कर जो सेनाएं थी, जो आर्मी थी, ठीक है, घुड़सवारी करके जो फाइट करते थे, वो कितनी थी टोटल? 30,000। और 9,000 एलिफेंट्स थे। 9,000 एलिफेंट्स थे उनके आर्मी में और 8,000 चैरियट्स थे, मतलब 8,000 रथ थे। 30 ऑफिसर्स डिवाइडेड इन 6 कमिटीज। 30 ऑफिसर्स मतलब आर्मी में 30 ऑफिसर्स बनाए थे। जो किंग है वहाँ पे जो महामात्याज वगैरह हैं, ये सब मिल करके 30 ऑफिसर्स बनाए आर्मी में। और उन 30 ऑफिसर्स में 5-5 के ग्रुप में 6 कमेटी बना दिए हैं आर्मी की, जिससे 5-5 ग्रुप है, 5-5 लोगों का, 5-5 ऑफिसर्स का। तो उन्हें एक को ये देखने के लिए दे दिए जो फुट सोल्जर्स हैं, उन्हें ट्रेंड करना, ठीक है, कहाँ पर फाइट हो रही है, इन सब चीज़ को उन्हें गाइड करना, बताना। कुछ ग्रुप है जो कैवेलरी में हेल्प कर रहा है, जो घुड़सवारी है, जो घोड़े पर चढ़कर जो फाइट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प करना, उन्हें गाइड करना। तो ऐसे ही जो 30 ऑफिसर्स थे वो 5-5 के ग्रुप में 6 कमिटीज में डिवाइड थे। समझ में आया? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जस्टिस कैसा होता था। महामत्राज एंड रजुकार एक ऑफिसर की तरह थे जो इस केस को होल्ड करते थे। और जो पेटी केसेस होते थे, जो नॉर्मल बहुत लिटिल केस होते थे, उसे विलेज के हेडमैन या फिर जो उस फैमिली के एल्डर्स होते थे, विलेज के एल्डर्स होते थे, वो उस केस को सॉल्व करते थे। बहुत ज़्यादा सेवर केस हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा केस है, तो उसे किंग खुद देखते थे। ठीक है, आर्मी 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवेलरी थे, 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स थे। 30 ऑफिसर्स, उन्हें 6 कमिटीज में 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं धर्म मीन्स धर्म, उनका रिलीजन कैसा था। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का वहाँ पर स्प्रेड हुआ था, मतलब बुद्धिज्म का वहाँ पर प्रचार हुआ था पूरा। देखते हैं धम्म एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का कैसे स्प्रेड हुआ ये देखते हैं। मतलब अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट किया, वो बुद्धिज्म रिलीजन के हो गए। 2.5 years आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका बिकम अ फेथफुल एंड डिवोटेड बुद्धिस्ट। कलिंगा वॉर के 2.5 years बाद अशोका ने क्या बन गए? एक फेथफुल एंड डिवोटेड बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिए और एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही भक्त थे किसके? बुद्धिज्म के। ठीक है, स्टडीड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मेड उपगुप्त हिज गुरु। वो क्या पढ़ते थे? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे, मतलब बुद्धिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, बुद्धिज्म रिलीजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा है। अहिंसा, लव, ठीक है, एक दूसरे से हमेशा इक्वालिटी करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एनिमल्स हो या फिर कोई भी लिविंग हो, उसे इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी को अशोका पढ़ते थे। और किसने लिखे, कौन लिखे थे? उपगुप्त लिखे थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को। और कौन थे उपगुप्त? अशोका के गुरु थे, मतलब अशोका के टीचर थे। स्प्रेड
बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रोड। अशोका क्या करते थे? अशोका हेल्प करते थे बुद्धिस्ट रिलीजन को इंडिया में और इंडिया के बाहर उनका पूरा प्रचार करना, ठीक है, स्प्रेड करते थे पूरे इंडिया में भी और अब्रोड में भी। स्पेंट हिज लाइफ इन टीचिंग हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। फिर जो रेस्ट ऑफ लाइफ थी उनकी, जब तक वो रूल किए, इसके बाद कलिंगा वॉर हुआ। कलिंगा वॉर के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अशोका को रियलाइज़ हुआ कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं, जो उनके सोल्जर्स थे, बहुत सी फैमिली के लोग थे, वो किल हो गए थे, मतलब मारे गए थे। इस वजह से उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसके बाद से उन्होंने ये सब वॉर वगैरह छोड़ दिए और फिर किस में लग गए? बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने में और पब्लिक को ये बताने में कि हमें एक अच्छी लाइफ, एक गुड लाइफ कैसी जीनी चाहिए, अपना मतलब धर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमारा वर्क क्या है, ठीक है। ये सब पब्लिक को पूरा बताने लगे, उन्हें टीच करने लगे कि हमें एक गुड लाइफ कैसे जी सकते हैं। समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है अशोका मतलब धम्म क्या है? धम्म मतलब धर्म। एक पीसफुल लाइफ, एक वर्टियस लाइफ को जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म मतलब एक पीसफुल लाइफ को कैसे जिए, ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे को क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। और धम्म का मतलब है धर्म, एक पाली वर्ड है धर्म, ठीक है। क्या है? अशोका जो है वो क्या करते थे? फॉलो करते थे उस चीज़ को और पब्लिक को टीच भी करते थे कि अपने धर्म के लिए, मतलब हमारा धर्म है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पहला तो जो अशोका फॉलो करते थे और टीच करते थे वो है अहिंसा। अहिंसा मतलब हमें किसी भी लिविंग को इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, नॉट टू इंजर, नॉट फाइट ओवर लैंड एंड रिलीजन। अपनी लैंड के लिए, रिलीजन के लिए फाइट नहीं करना चाहिए। पब्लिक को, मैन को, किसी को भी अपनी लैंड के लिए, अपने रिलीजन के लिए फाइट नहीं करना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन का हो। शो रिस्पेक्ट एंड हेल्प, सबको सबसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, और रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ये सिर्फ मतलब ये बुद्धिस्ट रिलीजन को अपनाए थे, लेकिन स्पेसिफाई किसी एक रिलीजन को ये नहीं कह रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये बुद्धिस्ट रिलीजन को ही बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ये सबको टीच करते थे, ठीक है। पब्लिक में किसी भी रिलीजन का हो वो इंसान, वुमेन, सबको ये चीज़ें टीच करते थे और खुद भी फॉलो करते थे। चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट शुड मस्ट रिस्पेक्ट देयर गुरुज। चिल्ड्रन को हमेशा अपने पेरेंट्स रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को, और स्टूडेंट्स को हमेशा अपने गुरु, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एल्डर्स शुड ट्रीट यंगर्स विद सिंपैथी। जो एल्डर्स हैं, मतलब जो बड़े हैं, वो अपने यंगर से, अपने छोटे से हमेशा एक सिंपैथी की तरह बात करना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा तेज से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या बताए हैं? स्पीक ट्रुथ, हमेशा ऑल टाइम हम ट्रुथ ही बोलना चाहिए, मतलब हमेशा सच ही बोलना चाहिए। और क्या है? मनी टू पुअर, नॉलेज ऑफ धम्म, एजुकेशन। और क्या बताएं? हर एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए धम्म की, मीन्स धर्म की। हर एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की? धर्म की, कि एक पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। और हर एक मैन या वुमेन, कोई भी हो पब्लिक में, उसे
पूरा मतलब एजुकेशन होना चाहिए, इलिटरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। और मनी टू पुअर, किसी भी पुअर है, कोई पुअर मैन है, उसे हेल्प मतलब उसे मनी की प्रॉब्लम है, तो और भी जो लोग हैं उन्हें मनी की हेल्प उन्हें करनी चाहिए, ठीक है। कोई मैन है, उसे किसी भी चीज़ की कमी है उसके पास, वो कोई भी चीज़ हो सकती है मनी से, फूड है, फूड नहीं है उसके पास तो उसे फूड की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। वाटर नहीं है तो वाटर की हेल्प करनी चाहिए, मतलब कि पुअर जो है उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अशोका ने फॉलो किया और टीच किया क्या? अहिंसा, नॉट फाइट ओवर लैंड एंड रिलीजन, शो रिस्पेक्ट एंड हेल्प, चिल्ड्रेन must respect their parents and student should must respect their gurus, means हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की। एल्डर्स शुड ट्रीट यंगर्स विद सिंपैथी, सिंपैथी के साथ एल्डर्स को यंगर्स के साथ ट्रीट करना चाहिए। स्पीक ट्रूथ एंड मनी टू पुअर, नॉलेज ऑफ धर्म एंड एजुकेशन। समझ में आ रहा है? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है अशोका सर्विसेज, मतलब बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने में वो कैसे सर्विसेज करते थे ये देखते हैं। विद हिज गुरु उपगुप्त अशोका विजिटेड ऑल प्लेसेस, अशोका विजिट करते थे अपने गुरु, अपने टीचर उपगुप्त के साथ हर प्लेसेस में। इसको पढ़ने से पहले एक पॉइंट और सॉरी, अशोका जो थे बहुत सी चीज़ें वो छोड़ दिए थे, ठीक है। जब धर्म में जब बुद्धिज्म रिलीजन अपनाए तो बहुत सी चीज़ें वो छोड़े, जैसे हंटिंग करना, ठीक है, मीट को खाना, ये सब छोड़ दिए थे। वॉर करना, ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अशोका ने छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, और है अशोका की सर्विसेज। जैसे अशोका अपने टीचर कौन थे इनके गुरु? उपगुप्त। अशोका के गुरु कौन थे? उपगुप्त। और इन्हीं के साथ ये पूरे प्लेसेस में विजिट करते थे, जाते थे और बुद्धिज्म रिलीजन को और स्प्रेड करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, मतलब बहुत सी जहाँ जहाँ जाते थे बहुत से प्लेसेस में वो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे लॉर्ड बुद्ध के ऑनर में, ठीक है। मतलब लॉर्ड बुद्ध की वर्शिप कर सके लोग, उन्हें और समझ सके उनके रिलीजन को, इसलिए उनके याद में बहुत से मॉन्यूमेंट्स भी बनवाते थे। और कंस्ट्रक्टेड मोनेस्ट्रीज, विहार्स, बहुत से मोनेस्ट्रीज भी बनाए। मोनेस्ट्रीज मतलब विहार्स। विहार्स क्या है? जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स मीन्स जो भिक्षुक हैं, ठीक है, जो भी साधु संत हैं, जो फॉलोवर्स हैं बुद्धिज्म के, वो वहाँ पर रह सके, ठीक है। और 84,000 स्तूपास, अशोका ने 84,000 स्तूपास बनवाए, स्तंभ बनवाए थे, जिसमें उन्होंने मतलब जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके बारे में उसमें लिखा, धर्म के बारे में भी लिखवाया, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स बनवाए, स्तूपास बनवाए 84,000, उसमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में लिखे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें बताए, मतलब क्या क्या फॉलो करना चाहिए एक पीसफुल लाइफ के लिए, वो सब चीज़ भी उसमें लिखवाए थे, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 252 BC, 252 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कब? 252 BC में। यहाँ पर अशोका ने क्या किया? मॉन्क्स जो थे वहाँ पे, जो साधु संत हैं, जो फॉलोवर्स हैं बुद्धिज्म रिलीजन के, उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कि मतलब बुद्धिज्म रिलीजन को और ज़्यादा कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, पूरा हर पब्लिक के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब चीज़ों का वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, ठीक है। और सेंड प्रीचर्स टू फॉरेन लाइक नेपाल, तिब्बत, चाइना एंड
जापान। बहुत से प्रचारक भेजे थे, मतलब उन लोगों को जो बुद्धिज्म रिलीजन का प्रचार कर सके, ठीक है, एडवर्टाइज जैसे कहते हैं वैसा, ठीक है। फॉरेन लैंड में भी भेजे, जैसे नेपाल, तिब्बत, चाइना और जापान। इन फॉरेन जगहों में भी बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए कुछ प्रीचर्स को, कुछ प्रचारक को भेजे हैं। स्पेंट ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। अशोका ने खुद अपने सन को, उनके सन कौन थे? अशोका के महेंद्र, और डॉटर थी संघमित्रा, ठीक है। वो अपने सन और डॉटर मतलब महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका भेजे थे अपने मतलब बुद्धिज्म रिलीजन को और स्प्रेड करने के लिए, धर्म को बताने के लिए, पूरे पब्लिक में स्प्रेड करने के लिए अपने सन और डॉटर को श्रीलंका में भेजे थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर्विसेज क्या है? गुरु उपगुप्त के साथ वो हर जगह पर विजिट करते थे, मॉन्यूमेंट्स बहुत से बनवाए, मोनेस्ट्रीज बनवाई, 84,000 स्तूपास बनवाए। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी कब? 252 BC में। और कुछ प्रीचर्स को भेजे, जैसे नेपाल, तिब्बत, चाइना एंड जापान में, और खुद अपने सन और डॉटर को मीन्स महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्धिस्ट रिलीजन को और स्प्रेड करने के लिए उन्हें भेजे थे, ठीक है। और यही सब चीज़ों से बहुत अच्छा नेचर था इनका, अशोका का, बहुत अच्छे वर्क करते थे। इस वजह से ही अशोका द ग्रेट के नाम से जानने लगे, ठीक है। अशोका द ग्रेट, अशोका को अशोका द ग्रेट कहने लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो अशोका से अपनाई गई है इंडिया में अभी भी, जैसे इंडिया का नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल है, वो है अशोका का। और सील्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी नोट्स, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो सील्स लगी हुई है वो भी अशोका की है, ठीक है। और जो करेंसी नोट्स हैं उसमें भी अशोका बने, ठीक है, अशोका से है। सेंट्रल चक्र इन नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसमें हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसमें सेंटर में अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। अशोकन मॉन्यूमेंट्स, अशोक ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे वो भी बहुत है इंडिया में, ठीक है। स्प्रेडिंग पीस इन वर्ल्ड, और अशोका क्या किए थे, क्या बताए थे हमेशा, कि हमें हमेशा पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है, वॉर नहीं करना चाहिए। इस वजह से अभी इंडिया में जो है वो मतलब वॉर से बचते हैं, ठीक है, जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे। समझ में आ रहा है? कौन कौन सी नेशनल एम्बलम है, सील्स है जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और करेंसी नोट्स में है, सेंट्रल चक्र है नेशनल फ्लैग का, अशोकन मॉन्यूमेंट्स है, और स्प्रेडिंग पीस इन वर्ल्ड। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखते हैं मौर्यन अंपायर का एंड कैसे हुआ, ठीक है। डाउनफॉल ऑफ मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर मतलब एंड कैसे हुआ मौर्यन अंपायर का, मौर्यन डायनेस्टी का। कैसे? अशोका जो थे, कलिंगा वॉर के बाद बहुत से ज़्यादा सोल्जर्स डाई कर गए थे, बहुत से लोग ऐसे थे किल हो गए थे। इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिए और अहिंसा की तरफ, बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने की तरफ चले गए, ठीक है। और उसको मतलब किंग नहीं था जो पूरी देखभाल कर सके उस किंगडम की, कोई कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उससे उनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। बहुत सी आर्मी थी जो कलिंगा वॉर में किल हो गई, ठीक है। इस वजह से
जो मौर्यन एम्पायर है वो धीरे धीरे उसका एंड होने लगा। और मौर्यन एम्पायर में एक जनरल थे, कौन? पुष्यमित्र शुंग। जनरल मीन्स सेनापति थे, कौन? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने लास्ट रूलर को बृहद्रथ मौर्यन थे। कब? 187 BC में पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को किल कर दिए थे। इस वजह से वहाँ से वो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। यहाँ से मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो गया और उसके बाद शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। किनसे? पुष्यमित्र शुंग से। यहाँ से मौर्यन एम्पायर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।